जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। हरियाणा में जेजेपी का सफाया तो जेके में पीडीपी का सूपड़ा साफ। क्या बीजेपी इफेक्ट हुई, ये दोनों की हालत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के पोल ऑफ पोल्स। हरियाणा के 13 एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी। कांग्रेस की होगी बड़ी जीत तो क्या शैलजा बनेंगे सीएम, जाने भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। पूनम से कोई संबंध नहीं था, बच्चों को मारना मेरी गलती, बोला एनकाउंटर में घायल अमेठी कांड का आरोपी चंदन। मॉनसून तो गया, अब गर्मी छुड़ाएगी पसीना। दिल्ली से लेकर गुजरात तक, जानिए कहां रहेगा कैसा मौसम। हमें भड़काया तो ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। ईरान ने हमलों पर इजराइल को दी वार्निंग। लेबनान की बेका घाटी पर ही क्यों बरस रहे हैं इजराइल के सबसे ज्यादा बम। अगले हफ्ते खुलेंगे 2 नए आईपीओ, पैसा लगाने के लिए रखें तैयार, 6 की होगी लिस्टिंग। टीवी एक्ट्रेस आशा नेगी ने शेयर किया कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस, बोली ब्रेन वॉश करने की गई थी कोशिश। और ग्वालियर में 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच, इंजर्ड शिवम दुबे बाहर, भारत के सामने 4 बड़े चैलेंज। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में ही विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। शनिवार को सामने आए एग्जिट पोल के सर्वे में जो स्थिति बनती दिख रही है, उसमें एक अनुमान है कि हरियाणा में जहां जेजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी की साख भी गिरी है। दोनों राज्यों की इन क्षेत्रीय पार्टियों को अपने अपने स्तर पर बड़े नुकसान हुए हैं। खासतौर पर दोनों पार्टियों को अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है और फिर अपने इलाके में उनका सफाया होता दिख रहा है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए कठिन तस्वीर पेश की है। सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार जेजेपी को केवल 4% वोट मिलने का अनुमान है, जिससे पार्टी 0-2 सीटों तक सिमट सकती है। यह नतीजा पिछले चुनाव के विपरीत है, जब 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले शनिवार को एग्जिट पोल्स जारी किए गए हैं। उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स भी सामने आया। दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी हैं। सर्वे के अलावा 12 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए। जम्मू कश्मीर में भी 9 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया गया। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा के 12 सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा बहुमत से काफी दूर 27 सीटों पर सिमट सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 10 पोल में से 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जबकि 5 में वह बहुमत से 10 से 15 सीटें दूर दिख रही है। पार्टी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा 30 सीटें ला सकती है। पीडीपी और अन्य को 10-10 सीटें आएंगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए। उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने की संभावना दिख रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा सीएम होंगी, इस सवाल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाने क्या जवाब दिया है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए सब मतदान शनिवार को संपन्न हो गए। मतदान संपन्न होने के साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई है। कांग्रेस की जीत की संभावना के साथ ही लोगों का ध्यान अब इस बात पर केंद्रित हो गया है कि कांग्रेस के नेताओं में से हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, इसलिए जीत का आंकड़ा 46 है। अधिकांश एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस 44 से 61 सीटों के बीच जीत हासिल करेगी। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत भी निकलते हैं। अमेठी हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा अब पुलिस के गिरफ्त में है। इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी चंदन वर्मा ने कहा कि मेरा कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, हालांकि मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बच्चों की हत्या करने को लेकर आरोपी ने कहा कि गलती हुई है। दरअसल पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को अरेस्ट करने के बाद दावा किया था कि शिक्षक की पत्नी से आरोपी का प्रेम प्रसंग था। आरोपी चंदन ने अमेठी में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी
को शुक्रवार रात नोएडा में एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। जब वह दिल्ली भाग रहा था, आरोपी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि घटना की जांच के लिए तत्काल 5 टीम लगाई गई थी। मृतका से आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच रिश्तों में खटास आई थी। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। मानसून के जाते ही एक बार फिर से गर्मी ने वापसी की है। उत्तर भारत में जहां उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून देश के बचे हुए राज्यों से भी विदा लेगा। मिडिल ईस्ट में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हमास के बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ बमों की बारिश कर रहा है। ईरान ने हाल में ही इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल के खात्मे की बात कही है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। इसी बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से फिर से इजराइल को धमकी दी गई है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सोशल मीडिया पर इजराइल को चेतावनी देते हुए लिखा, अगर हमें फिर से उकसाया तो ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। वहीं ईरान ने तेल और नौसेना सुविधाओं को निशाना बनाने वाले इजराइल के जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इजराइल ने अपनी बमबारी का दायरा दक्षिण बेरूत से लेबनान के उत्तर में बढ़ा दिया है। पिछले एक हफ्ते से आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान के बेका घाटी को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना हवाई हमलों के साथ आर्टिलरी सेलिंग से गोले दागना भी कर रही है। बेका बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह घाटी पश्चिम में माउंट लेबनान और पूर्व में एंटी लेबनान पहाड़ों के बीच स्थित है। बेका घाटी औसतन 120 किलोमीटर लंबी और 16 किलोमीटर चौड़ी है। लेबनान हिल्स के उस पास इजरायली की उत्तरी सीमा स्थित है। वहां से आईडीएफ लगातार इस इलाके को निशाना बना रहा है। बेका वैली हिजबुल्लाह की सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती है। यहाँ से सीरिया की सीमा नजदीक है। इजराइल हमले का दबाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह लड़ाके बेका वैली छोड़कर आसानी से सीरिया में प्रवेश कर सकते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह ठिकानों को बेका वैली में हमले कर रहा है। अगले हफ्ते 2 आईपीओ खेलने जा रहे हैं। पिछले महीने आईपीओ की झड़ी लगने के बाद इस हफ्ते आईपीओ की संख्या कम है। जो 2 आईपीओ अगले हफ्ते खुलेंगे उनमें से एक मेन बोर्ड और दूसरा एसएमई बोर्ड से है। वहीं दूसरी ओर अगले हफ्ते 6 आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी। लिस्टिंग होने वाले सभी आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। इस महीने कुछ बड़ी कंपनियों के आईपीओ भी खुलेंगे। सेबी से इन्हें मंजूरी भी मिल चुकी है। आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करना काफी लोग पसंद करते हैं। इसका कारण है कि लिस्टिंग पर काफी आईपीओ निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे देते हैं। कई आईपीओ तो 100% प्रीमियम से भी ज्यादा पर लिस्ट होते हैं। ऐसे में निवेशकों का पैसा एक ही दिन में 2 गुने से ज्यादा हो जाता है। पिछले हफ्ते KRN हीट एक्सचेंजर का आईपीओ करीब 114% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। अगर लिस्टिंग अच्छी ना हो तो कई बार आईपीओ में निवेश घाटे का भी सौदा हो जाता है। टीवी की फेमस एक्ट्रेस आशा नेगी ने सीरियल पवित्र रिश्ता से घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। हाल ही में आशा ने कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब वह इंडस्ट्री में नहीं थी तब एक व्यक्ति ने उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। कहा था यहाँ तो सब चलता है, हर किसी को इसी तरह सक्सेस मिली है। हाउटर फ्लाई के साथ बातचीत के दौरान आशा नेगी ने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस का किस्सा शेयर किया। आशा ने कहा, उस समय कोऑर्डिनेटर होते थे, कोई कोऑर्डिनेटर होता था, उससे मेरी मुलाकात हुई, मुझे खुशी है कि हम मिले। मैं तब 20 साल की थी। वो शख्स लगातार मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा था कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, इसी के बल पर तुम भी आगे बढ़ोगी। जितने भी बड़े टीवी एक्टर्स हैं सभी ने ऐसा किया है। आशा ने कहा, उस शख्स ने मुझसे सीधा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं उसके इरादों को समझ गई थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर यह सब करना पड़ेगा तो मैं एक्टिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहूंगी। मैंने इसके बाद अपने दोस्तों को कॉल किया और उसे इस घटना के बारे में बताया, तो मेरे दोस्त ने बस इतना कहा था, यह सब होता है, यह नॉर्मल है।
भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट की सीरीज के बाद दोनों के बीच आज से T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। मुकाबला ग्वालियर के नए बने माधवराव सिंधिया स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। शहर में 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच होगा। यहां 2010 में आखिरी बार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे खेला गया था। भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह बैटर तिलक वर्मा टीम के साथ जुड़े। सूर्य कुमार यादव T20 में फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद पहली बार भारत में कप्तानी करेंगे। बांग्लादेश से एक ही मैच हारा है भारत और बांग्लादेश के बीच T20 इंटरनेशनल में 14 मैच खेले गए। भारत ने 13 और बांग्लादेश ने महज 1 में जीत हासिल की। 2019 में टीम को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर मिली थी। भारत में दोनों के बीच 4 मैच हुए, 3 में भारत और 1 बांग्लादेश को जीत मिली।